शुरू करते हैं अपन क्वेश्चंस बच्चों। सबसे पहले अच्छा सॉल्यूशन चैप्टर के एक एक करके क्वेश्चन, और खास करके मैंने इसमें जो रिसेंट वाले क्वेश्चन भी सारे तो डाले हुए हैं ही, ठीक है ना। और कोई कोई अगर फॉर्मूले या कहीं पे कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं याद आ रहे तो अपन एक एक करके उसको भी साथ साथ में ही रिवाइज करते जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है, डिटेल में करेंगे तो एक एक पे फोकस अच्छे से करना, कहीं कुछ नहीं समझे तो पूछना, ठीक है। पहला वाला क्या बोलता है बॉस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। मोलालिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन और वेट परसेंटेज। तो चारों के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ अपन जरा एक छोटा सा रिवीजन भी कर लेते हैं। मोलालिटी, हमारी मोलालिटी क्या थी, मोलालिटी थी बॉस स्मॉल m, है ना। मोलालिटी क्या थी हमारी, स्मॉल m, विच वॉज बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना, मतलब W1 इन kg, किलोग्राम में। सेकेंड जो ऑप्शन है मोलारिटी, सेकेंड ऑप्शन क्या था, मोलारिटी, दैट इज कैपिटल M इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम कैसे मेजर करते हैं हम लोग, लीटर में करते हैं। तीसरा है हमारा ऑप्शन क्या, मोल फ्रैक्शन, क्या था, मोल फ्रैक्शन इज x, जिसको हम लोग जीटा लिखना चाहिए बट x लिखते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या है बच्चों, सपोज किसी का N1 का मुझे x1 लिखना है सॉल्वेंट का, तो N1 प्लस N2 ऐसा लिखता था मैं, N1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और वेट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, ये सारे फॉर्मूले है ना डायरेक्ट, वेट परसेंटेज W/W परसेंटेज ऐसा बोलते हैं ना इसको क्या था ये, वेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट अपॉन टोटल वेट इनटू 100, ये था। अब सवाल आपसे वो ये पूछ रहा है कि भाई इनमें से चारों में से कौन सा वाला टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमिनन है। तो कौन सा वाला टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, ये तो बहुत अच्छे से डिटेल में हमने इसको कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। ऑफ कोर्स किस पे कौन सा डिपेंडेंट है, मोलारिटी। क्यों, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहाँ पर दिमाग ये लगाना है कि बॉस यहाँ पर आपका वेट यानी कि मास है, यहाँ पर आपका नंबर ऑफ मोल्स है और यहाँ पर भी मास है। तो नंबर ऑफ मोल्स और मास ये दोनों क्या वॉल्यूम ये दोनों टेम्परेचर के हिसाब से बदलते हैं क्या, मुझे बोलो। मास और नंबर ऑफ मोल्स डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर, हाँ कि ना, टेम्परेचर के हिसाब से नहीं बदलते हैं ना बच्चों, यस। बट वॉल्यूम चेंजेस विद टेम्परेचर। कौन सा लॉ, वॉल्यूम और टेम्परेचर का चेंज, कौन सा लॉ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, कौन सा, ये चार्ल्स लॉ है ना गैसेस में, कौन सा बोलते हैं इसको, चार्ल्स लॉ। तो जब वॉल्यूम बदलेगी तो ऑब्वियसली मोलारिटी भी बदलेगी, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बॉम्बे यानी कि B, दैट इज मोलारिटी। बात समझ में आई क्या, यस, क्लियर, सिंपल। पहला क्वेश्चन मोलारिटी। नेक्स्ट सवाल क्या बोलता है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूट इन 1 मोलाल। देखो यहां पर फोकस इसके ऊपर करना, स्मॉल m मतलब क्या, स्मॉल m मतलब मोलाल, कैपिटल M बोले तो मोलार। मोलारिटी, मोलालिटी, इसमें गड़बड़ नहीं करनी, बहुत बेसिक बेसिक चीज है, ध्यान दोगे तो बहुत आसान है ना। तो क्या बोल रहा है, 1 मोलाल एक्वस सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी मोल फ्रैक्शन कितना है सोल्यूट का। काफी सिंपल सवाल है ना। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, चलो बताओ। तो वो बोल रहा है बॉस तुम्हारी मोलालिटी 1 है, क्या है तुम्हारी मोलालिटी, एंड मोलालिटी को कैसे काउंट करते हैं बताओ। हमने क्या सीखा है, फॉर्मूला क्या अभी मैंने बताया वापस, मोलालिटी को कैसे काउंट करते हैं। तो अब बोलोगे सर मोलालिटी को तो ऐसे काउंट करते हैं ना कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट, बरोबर है, बोलो हाँ या ना, है कि नहीं। अब 1 मोलाल बोला है, 1 मोलाल, इसका मतलब मैं मास ऑफ सॉल्वेंट को 1 kg के हिसाब से मान लूं, बोलो हाँ या ना। अगेन बाय डेफिनेशन, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं बोल रहा हूं 1 मोलाल सॉल्यूशन बोला है, इसको मैं डिफाइन कैसे करूंगा, इसको मैं डिफाइन ऐसे करूंगा ना बच्चों, देखो थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखते हैं। और अगर मैं 1 मोलाल बोलूं तो मैं ऐसे डिफाइन करूंगा कि 1 मोलाल मीन्स 1 मोल सोल्यूट पर kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट के हिसाब से। करेक्ट बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं, सॉल्यूट कितना चाहिए, 1 मोल चाहिए, सॉल्वेंट कितना चाहिए, 1 किलोग्राम चाहिए, तब जाके 1 मोलाल सॉल्यूशन मिलेगा। ये क्या बात समझ में आई क्या, क्या किया मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिया मोलालिटी का, M इज इक्वल टू N/W1, और सबको मैंने 1 1 और 1 से रिप्लेस कर दिया, बस इतना ही तो किया। और बोलोगे ठीक है, तो इससे फायदा क्या हुआ भाई, आपने रिप्लेस करके क्या उखाड़ा, रिप्लेस करके ये हुआ
कि बॉस यहाँ पर मेरे को बोल दिया 1 मोलाल, देखो ये बोला है 1 मोलाल, तो मेरा लेफ्ट साइड हो गया 1 मोलाल, n की वैल्यू हो गई 1 ये, और नीचे हो गया 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम, नीचे क्या हो गया 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम। ये बात समझ में आ रही है क्या? यस, 1 kg को मैंने लिख दिया 1000 ग्राम। तो आप पूछोगे कि सर ये 1000 ग्राम लिखने का क्या लॉजिक है? 1000 ग्राम लिखने का क्या लॉजिक है? क्योंकि भाई हम लोग जब वाटर का, ध्यान से सुनना, जब वाटर का हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे बच्चों, तो हमको पता है कि भाई वाटर का मोलार मास जो है वो हम 18 ग्राम लेते हैं। हम क्या लेंगे? वाटर का मोलार मास 18 ग्राम, तो इसलिए मैंने इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करके लिखा। क्या ये बात क्लियर हुई? अब देखो ऐसा फंडा है कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है, उसमें मेरे पास एक सोल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, एक सोल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। अब यहां पर मेरे को एक्वस सॉल्यूशन दिया, मतलब मेरा सॉल्वेंट कौन है? बोलो, सॉल्वेंट कौन है? वाटर है बच्चों, और सोल्यूट मेरा जो भी है उसका मेरे को मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो अगर मैं आपको वाटर का मोल फ्रैक्शन बता दूं, किसका? वाटर का मोल फ्रैक्शन बता दूं, तो मेरे को आप सोल्यूट का इजीली बता दोगे क्या? 1 - x2, क्योंकि x1 + x2 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। बोलो हाँ या ना? ये फॉर्मूला भी आप लोग को मालूम है, सबको मालूम है कि नहीं मालूम है ये? यस, फिर से देख लो, x1 + x2 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है, ये हमने डिराइव किया है ना पहले थियरी में भी, करेक्ट, और बहुत जगह यूज भी किया। तो अब इजी हो गया, मुझे बताओ 1000 ग्राम सॉल्वेंट में 18 ग्राम सॉल्वेंट है, तो मेरे को मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मिल गया क्या? बोलो यस और नो। फिर से समझना मेरी बात को, क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज हाउ मेनी। समझ में आया बच्चा लोग? तो बस आंसर बता दो। N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज 18/1000। कहां से 1000 आया? समझ में आया ना? मैंने 1000 कहां से आया वो समझाने के लिए इतना ये भाषण दिया आपको डेफिनेशन में। एक्चुअली ये क्वेश्चन बड़ा इजी है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज 18/1000, ठीक है। N2 मेरे को मालूम नहीं है, N2 मेरे को फिलहाल समझो मालूम नहीं है। N1 तो मालूम है ना, है कि नहीं? अच्छा, बाय द वे 18/1000 कितना आता है? ये वैल्यू रट लो, ये वैल्यू लर्न होनी चाहिए। कितना आता है? 55.55 करके देख लेना चाहिए, तो कैलसी से भी करके देख लेना, आंसर यही आएगा। क्या आएगा? 55.55। 1 लीटर पानी में कितने मोल होते हैं बच्चों? 55.55 मोल होते हैं, ठीक है। तो x2 की वैल्यू क्या हुई? x2 की वैल्यू क्या हुई? N2/N1 + N2, यही है ना। अब इसमें से मेरे को ये तो मिल गया, मुझे सिर्फ क्या निकालना है? क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना है, आंसर आ जाएगा। अब मुझे ये मालूम है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मैंने क्या मान लिया था, बताओ जरा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मैंने क्या मान लिया था? 1 मोल। तो N2 भी मैंने मान ही लिया ना, N2 मैंने कितना मान लिया बाय डेफिनेशन? 1 मोल। आंसर आ गया, चेक करो। 1/1 + 55.55, यस, मीन्स 1/56.55। डिवाइड करके देखो, 1/56.55 का आंसर कितना आ रहा है? 0.017। 0.017 है क्या ऑप्शंस में? यस, आंसर इज ऑप्शन डी। चेक कर लो, आंसर आ गया। इसमें 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लगाए बच्चों अपन ने। कौन से 2 छोटे कॉन्सेप्ट लगाए बताओ? पहला कि 1 मोलाल दिया है तो मैंने उसको डेफिनेशन में रखा, समझ में आया? यस और नो? मैंने डेफिनेशन में रखा। 1 मोल सोल्यूट, यहां पे लिख देता हूं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1 मोलाल का मीनिंग है 1 मोल सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, तो सॉल्वेंट कितना हुआ? 1000 ग्राम हो गया। सॉल्वेंट कितना हो गया? 1000 ग्राम हो गया। बस बाकी मेरा काम सिंपल था। N1 कितना आ गया? 55.55। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो मैंने 1 मान ही लिया था, डिवाइड किया, आंसर आ गया सीधा सीधा 0.0177। क्लियर? मिस्टेक होने का चांसेस सिर्फ ये इन दोनों में है, ध्यान से देख लेना। मिस्टेक होने का चांस आपका यहां और यहां है, अगर कैलकुलेशन में गलती की तो, बस बाकी कुछ मिस्टेक नहीं होगी। आई होप ये क्लियर है।
चलो अगले सवाल पे चले, क्या बोलता है अगला सवाल। 25.3 ग्राम of sodium carbonate, that is Na2CO3, is dissolved in enough water to make 250 ml of solution. Okay, if sodium carbonate dissociates completely, molar concentration of sodium ion, Na plus ion and carbonate ion are respectively. ओहो, बहुत अच्छा सवाल है। है बड़ा कॉन्सेप्ट सिंपल, बट थोड़ी सी कैलकुलेशन जरा ट्रिकी है, ध्यान से सुनना जरा बच्चों, ठीक है ना। क्या बोलता है वो आपको बोल रहा है मोलार कॉन्सेंट्रेशन। पहली बात तो अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे आपको समझ में आएगा कि वो मोलार कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है बच्चों। मोलार यानी कि कैपिटल एम, ये मतलब मोलारिटी पूछ रहा है या मोलालिटी पूछ रहा है? मोलारिटी पूछ रहा है, बात समझ में आई? मोलारिटी मतलब कि मेरे को बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम तो मेरे को दिया हुआ है, वॉल्यूम मेरे पास है बरोबर, तो अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स मिल जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा, क्या है कि नहीं? नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा तो आंसर आ जाएगा, यस बच्चों। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं आप बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ जरा, बेसिक दिमाग लगाने को बोल रहा हूँ। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा है मैंने, n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास। यस, क्या मुझे क्वेश्चन में गिवन मास दिया है? हाँ, कितना ग्राम? देखो मेरे को क्वेश्चन में दिया है 25.3 ग्राम। क्या मुझे मोलार मास दिया है? हाँ, कितना? 106 ग्राम। क्या मैं दोनों को डिवाइड करके आंसर ले आऊँ? यस, आंसर मेरा सिंपल हो गया ना बॉस, है कि नहीं? चलो देखते हैं क्या बोलता है। n इज गिवन मास अपॉन मोलार मास, ये मेरा बेसिक फॉर्मूला है जो मैं यूज करने वाला हूँ। ये भी मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे, सॉल्यूशंस डिटेल में लिख रहा हूँ ताकि आप बाद में इजीली इसको रेफर कर सको आपके रिवीजन के लिए, ठीक है ना बच्चों? ओके, तो गिवन मास अपॉन मोलार मास करना है। सो देयरफॉर मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितने हैं आपके पास यहाँ पर? तो बोलोगे सर 25.3 अपॉन 106 बरोबर कितना आता है? 25.3 अपॉन 106 करके देखो, 25 4 100 है ना, कुछ ऐसा ही कुछ आता है ना, 25 4 100 आएगा। सॉरी, रफली 1/4 के आसपास कुछ आना चाहिए, विच मीन्स 0.25 नहीं 25 का 4 आता है 100 और 0.3 तो 102 कुछ आना चाहिए, मतलब ये 106 उससे बड़ा है, तो ये 0.25 से थोड़ा कम आना चाहिए। मैं लिख देता हूँ 0.24, चलो मान लो ये मैंने लिख दिया, कितना अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूँ मैं बच्चों, क्या लिख दिया मैंने? 0.24। फिर से देखो, समझा ना मैंने क्या किया? अगर इसका 4 गुना करते ना आप तो 101.2 ऐसे आता, लेकिन ये 106 है ना, तो थोड़ा बड़ा है, तो 1/4 से थोड़ा कम, मैंने 0.24 अप्रोक्सीमेशन ले लिया। यहां तक समझा? क्लियर है क्या ये? अच्छा, अब मुझे वॉल्यूम किस में चाहिए? मुझे वॉल्यूम चाहिए लीटर में, मुझे वॉल्यूम चाहिए लीटर में। और एक इस क्वेश्चन में जो कैच है, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कैच है, वो क्या है मुझे बता सकते हो आप? कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान से सुनना, कॉन्सेंट्रेशन सोडियम की और कार्बोनेट की सेम रहेगी कि अलग अलग रहेगी, ये सवाल है, मुझे बताओ। तो यहां पर सोडियम और कार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली अलग अलग होगी, क्योंकि फॉर्मूला ही ऐसा है ना, 2 सोडियम और 1 कार्बोनेट। तो पहला, अगर आपको श्योरिटी चाहिए, इसका एकदम गारंटी आंसर आपको प्रॉपर करना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, शॉर्टकट नहीं मारना है, तो डिसोसिएशन करके देखो। क्या करेंगे? डिसोसिएशन करेंगे। 2 Na प्लस 1 कार्बोनेट, अब समझ गए? देखो, तो अगर समझो मेरे पास ये n मोल होता तो ये 2n मोल होता और ये n मोल होता, क्योंकि भाई आगे 2 लगा हुआ है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन है वो डबल हुई कि नहीं हुई, बोलो? तो अब मेरे पास ये 0.24 मोल है बच्चों, तो ये कितना हुआ? ये 0.48 मोल हो गया और ये 0.24 मोल हो गया। समझ गए? यस और नो? बात समझ में आई? परफेक्ट है कि नहीं? और अगर नंबर ऑफ मोल सोडियम के डबल है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसी होगी गधे बच्चों? कॉन्सेंट्रेशन भी डबल होगी। तो तुमको कैलकुलेशन की जरूरत है कि कॉमन सेंस से आंसर आ गया? बताओ, आंसर तो तुम्हारा कॉमन सेंस से आ गया, कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। ऑप्शन ए में सोडियम आधा है और कार्बोनेट डबल है, तो ऑप्शन ए गलत है। देखो
ये 0.955 और 1.9 है ना, 0.9 का डबल होता है ना ये, समझ गए कि नहीं? तुमको पहले क्या चाहिए बोलो, सोडियम पहले चाहिए बाद में कार्बोनेट चाहिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, चाइनीज में नहीं बोल रहा हूँ। यस, तो ए गलत क्यों है, क्योंकि तुमको ये डबल चाहिए ये नहीं चाहिए, बरोबर। बी देखो 1.9 और 0.95 ये सही बैठेगा क्या, आंसर आ गया। बी में कुछ कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, कॉमन सेंस से आंसर आ जाएगा बच्चों। अच्छा सी में देखो, सी क्यों गलत है बताओ, ये इसमें डबल है ही नहीं, दोनों सेम वैल्यू दी है और चौथे में भी सेम वैल्यू दी है, देखो है कि नहीं। तो कॉमन सेंस से आंसर बी आ गया, कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। बट अगर तुमको कैलकुलेशन करना है जस्ट फॉर योर सेटिस्फैक्शन, तो वो भी बता देता हूं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम क्या आएगी बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आएगी 0.48 अपॉन कितने लीटर है। आप बोलोगे सर 250 ml है, 250 ml मतलब 0.25 लीटर है, समझ गए क्या? तो ये आता है 1.9 एकदम, है ना। और जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट है वो उसका आधा हो गया, 0.24 अपॉन 0.25, एकदम क्लियर, बोलो हाँ या ना। पॉइंट 955 वॉट एवर, 0.955। ये हुई ना बात, डिटेल भी बता दी और ट्रिक भी बता दी कि ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है, समझ गए। तो ये मैं इधर बाजू में लिख देता हूं इसको, सॉल्व बाय ट्रिक। क्या ट्रिक यूज करेंगे बॉस, ट्रिक क्या यूज करेंगे बताओ, कि सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन कार्बोनेट से हमेशा इस केस में डबल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए। क्लियर हो गया। और ऐसा एक ही ऑप्शन है जहां पे वो डबल दी हुई है। तीसरा सवाल, नेक्स्ट सवाल, चौथा सवाल कौन सा है, नंबर मेरे को मालूम नहीं, जो भी है। नेक्स्ट सवाल क्या बोलता है, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड इज 98%। सबसे प्योर सल्फ्यूरिक एसिड कितना परसेंट होता है, 98% होता है, ठीक है। एंड हैज अ डेंसिटी ऑफ 1.8 ग्राम पर मिलीलीटर। अगेन इसमें हिंट, इसमें ट्रिक बता दूं, जैसे ही क्वेश्चन में डेंसिटी दी होती है, जैसे क्वेश्चन में क्या दी होती है, डेंसिटी, तो मास टू वॉल्यूम या वॉल्यूम टू मास का कन्वर्जन आने ही वाला है, इतना याद रख लेना। यस, ये ट्रिक हमेशा जिंदगी भर याद रखना। वॉल्यूम दी है 1 लीटर, तो तुमको क्या करना पड़ेगा बोलो, तुमको मास में कन्वर्ट करके उसको यूज करना ही पड़ेगा, इतना दिमाग में रख लेना। समझ में आ रहा है क्या? यस। अब वो सवाल क्या कर रहा है कि भाई इतनी डेंसिटी का सॉल्यूशन है, तो तुमको 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलार बनाने का है, तो कितना उसमें से, उस सॉल्यूशन में से यूज करोगे, है ना। इसको ऐसे देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देखो, तुम्हारे घर पे गेस्ट आए, तुमको नींबू पानी बनाने का है, ठीक है, तुम अमीर हो, तुम नींबू पानी अफोर्ड कर सकते हो, आजकल नींबू बहुत महंगा हो गया ना, तो मान लो तुम अमीर हो, तुम नींबू पानी अफोर्ड कर सकते हो, तुम्हारे घर में गेस्ट आया, अब तुम्हारे फ्रिज में वो नींबू का कॉन्सेंट्रेट बना के रखा हुआ है, मालूम है ना, लोग बना के रखते हैं अपन स्टोर करके, किसी उसमें पानी डालो या सोडा डालो तो नींबू पानी तैयार, है ना। अब तुमको अगर मैं ऐसे बोलूं कि भाई जो कॉन्सेंट्रेटेड वाला है उसमें से 1 ग्लास नींबू पानी बनाने के लिए कितना पानी मिलाओगे, ये लॉजिक, प्रैक्टिकल एग्जांपल, समझ में आया? वैसा आपको सोचना है कि भाई एक ओरिजिनल तुम्हारे पास 98% का सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसकी इतनी डेंसिटी है, उसमें से तुमको 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलार बनाने का है, तो कैसा, मतलब उसमें से कितना ml आप यूज करोगे, कितना ml यूज करोगे, है ना। तो आप बोलेंगे सर ये सिमिलर लग रहा है हमको उस क्वेश्चन से, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में ऐसा एक क्वेश्चन किया हुआ है जहां पर आपको इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम दी है और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दी है। यहां पर आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में ऐसा बोलूं बच्चों, परसेंटेज के फॉर्म में दी है, यस बोलो हाँ या ना। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन किसके फॉर्म में दी है बच्चा पार्टी, परसेंटेज के फॉर्म में। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन किसके फॉर्म में दी है, मोलैरिटी के फॉर्म में, समझ गए क्या। फाइनल वॉल्यूम तुमको लीटर में दी है और इनिशियल वॉल्यूम वो तुमको पूछ रहा है, मतलब वो यही पूछ रहा है ना कि कितने तुमको ml चाहिए थे ओरिजिनल सॉल्यूशन के। क्लियर। तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, तो आपको क्या फंडा यूज करने को मैंने बोला है, याद है, N1V1 इज इक्वल टू N2V2 या M1V1 इज इक्वल टू M2V2, है ना। अब यहां पर आप बोलोगे सर N1V1 कैसे यूज करेंगे, नॉर्मेलिटी तो दिया ही नहीं है, तो नॉर्मेलिटी हम निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन को स्टार मार्क करना, ये अच्छा सवाल है क्योंकि इसमें नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है
जिसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, ज्यादातर मोलारिटी के आते हैं। तो नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन यूज हो रहा है, समझे, ध्यान से देखना, नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट। अब नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है जरा समझो। नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि इट इज परसेंटेज बाय मास, क्या, परसेंटेज बाय मास इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला लर्न करो, क्या बोलता है नॉर्मेलिटी का, परसेंटेज मास इंटू डेंसिटी इंटू 10। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला, इसको आप घुमा फिरा के कर सकते थे, बट मैं आपको शॉर्ट में बोल रहा हूं कि ये फॉर्मूला लर्न कर लो। क्यों फॉर्मूला लर्न करने बोल रहा हूं, क्योंकि परसेंटेज मास दिया, डेंसिटी दिया, समझ गए क्या। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं मालूम है तो भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप मान लोगे कि 100 ग्राम में 98 ग्राम ये होते हैं, तो 1 ml में इतने 1.8 ग्राम होते हैं, तो 100 ग्राम में कितने, इस तरह से आप लॉजिक लगा के सॉल्व कर सकते हो, बट वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है ना। आप टोटल मास निकाल के कर सकते हो, और उससे अच्छा आप क्या यूज करो, आप ये यूज करो, क्या, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, परसेंटेज मास इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन इक्विवेलेंट वेट। समझ रहे हो क्या। अब मुझे ये बताओ बच्चों, H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है। तो भाई यहां पे मैं लिख रहा हूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, इसका फॉर्मूला भी आपको रटा हुआ होना चाहिए, ये बहुत बेसिक जनरल फॉर्मूला है। इट्स मॉलिक्यूलर मास अपॉन नंबर ऑफ H प्लस, क्या, मॉलिक्यूलर मास अपॉन नंबर ऑफ H प्लस। तो H2SO4 के केस में क्या है, 98/2, समझ गए, मतलब कितना इक्विवेलेंट वेट बोलो, 49। समझ में आ रहा है क्या, बाउंसर तो नहीं जा रहा। तो मुझे बताओ फर्स्ट वाले सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी हुई, जल्दी जल्दी बताओ। आप बोलोगे सर परसेंटेज मास 98 है, डेंसिटी दी है 1.8, 10 से मल्टीप्लाई किया और अपॉन 49, तो आंसर आया 36। कितना आया, 36 नॉर्मल सॉल्यूशन। तो मेरा सॉल्यूशन नंबर 1 जो इनिशियल सॉल्यूशन था उसकी नॉर्मेलिटी मिल गई, बोलो हाँ या ना। तो सॉल्यूशन 1 36 नॉर्मल। व्हाट अबाउट सॉल्यूशन 2 इज 0.2 नॉर्मल, कितना, 0.2 नॉर्मल। आप बोलोगे सर अगेन आप कंफ्यूज कर रहे हो यार, यहाँ 0.1 दिया है, तो भाई यहां दिया 0.1 मोलार, कितना दिया है, 0.1 मोलार, और कितने H प्लस हैं, कितने H प्लस है, 2। तो क्या करेंगे, अगर 0.1 मोलार है तो वो डबल हो जाएगा, यानी कि 0.2। नॉर्मेलिटी मोलारिटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, अगर मोलारिटी 1 दी है तो नॉर्मेलिटी डबल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये डाई बेसिक एसिड है। कैसा है बच्चों, ये डाई बेसिक एसिड। यही अगर तुमको HCl दिया होता और 1 मोलार दिया होता तो क्या लिखते, 1 मोलार इज 1 नॉर्मल, क्योंकि उधर H कितना है, एक ही है। समझ गए कि नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो अब तुमको N1 N2 मिल गया, बोलो हाँ या ना। वॉल्यूम कितनी थी इनिशियल सॉल्यूशन की, तुमको वॉल्यूम पूछी है V1, और वॉल्यूम 2 कितनी बोली है, 1 लीटर। क्लियर है, अब आसानी से सॉल्व कर लोगे क्या, N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। तो V1 कितना है बताओ, तो आप बोलोगे सर 0.2 इंटू 1 अपॉन 36। लेकिन एक कैच ये है कि मैं इसको 1000 लिखूंगा, पूछो क्यों, क्योंकि मेरे को चारों ऑप्शन ml में दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन मिलीलीटर में दिए हैं, तो इसलिए मैं मिलीलीटर में लिख दूंगा। क्लियर, बस कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ गया। कितना आता है, 0.2 इंटू 1000 अपॉन 36, यानी कि 200 अपॉन 36, 3 5 50, नहीं 3 6 ना, हाँ 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5.55, यस 5.55, दैट इज योर आंसर, इज ऑप्शन दिल्ली, डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, 2 कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया, समझ में आए क्या, नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट, परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन इक्विवेलेंट वेट, दूसरा इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट, दैट इज मॉलिक्यूलर मास अपॉन नंबर ऑफ H प्लस। क्लियर, सिंपल, अच्छा कैलकुलेशन, बहुत अच्छा सवाल। ओके, अगला सवाल, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 1 मोलार एक्वस सॉल्यूशन। सेम क्वेश्चन रिपीट, देखो
सेम क्वेश्चन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, बोलो हाँ या ना, सेम टू सेम। यहाँ पे आंसर क्या था 0.017777, ये रिपीट 17777 को राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर क्या आएगा 18, दैट इज योर आंसर। क्या मजाक क्वेश्चन है यार, कम ऑन। रिपीट हुआ है देखो, 2005 में भी रिपीट हुआ है ना, जैसे वो लोग ने थोड़े से ऑप्शंस को चेंज कर दिया। बाय द वे यू विल बी सरप्राइज टू हियर कि ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में भी आया हुआ है, आपके सीईटी में भी आया हुआ है, जेई में भी आया हुआ है, नीट में भी आया हुआ है। ठीक है, नीट वाले को तो बड़ा फेवरेट ही है, तो दिख रहा है आपको। चलो अगला सवाल, 1 मोलर 2.5 लीटर, आपको तुरंत पता चल गया कि क्या यूज करना है। ये मोलारिटी लीटर, मिक्सचर, मिक्स, जैसे मिक्स ये वर्ड देखो, ट्रिक क्या बोली है मैंने, जैसे मिक्स सॉल्यूशंस में मिक्स वर्ड देखो तो क्या यूज करना है, जैसे वर्ड आप देखो मिक्सचर, क्या यूज करेंगे आप, M1V1 इज इक्वल टू M2V2 यूज करेंगे, और या तो फिर N1V1 इज इक्वल टू N2V2 यूज करेंगे। समझे क्या? ठीक है, एसिड बेस दिया रहेगा तो नॉर्मलिटी कर लेना, और अगर डायरेक्ट सब्सटेंस ऐसे दिए हुए हैं नॉर्मल तो आप उसको क्या बोलते हैं मोलारिटी के हिसाब से कर लेना। क्लियर? क्या आएगा आंसर बताओ, M1V1 इक्वल टू M2V2 इजीली। फाइंड द मोलारिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। पहली बात, टोटल जो लीटर हैं वो कितने हैं, टोटल लीटर कितने, ये 3 लीटर, ये 2.5 लीटर, बरोबर। तो ऐसा फंडा है कि जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसकी मोलारिटी में मान लूं m, रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलारिटी मान लूं m और वॉल्यूम मान लूं ये, तो इट इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ दीज टू सॉल्यूशंस, M1V1 प्लस M2V2। यस, तो मुझे मोलारिटी चाहिए, M1V1 M2V2 की वैल्यू फटाफट रिप्लेस कर लो, 1 इंटू 2.5 प्लस 0.5 इंटू 3 अपॉन 5.5, क्योंकि टोटल वॉल्यूम 5.5 हो गई, इजी। तो क्या आएगा आंसर, 2.5 प्लस 1.5 अपॉन 5.5, दैट इज 4 by 5.5, आंसर विल बी 0.55 टू 0.7 के आसपास आंसर आएगा ना। यस, 0.7 के आसपास आंसर, मतलब ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। एक 0.7 है, एक 0.8 है, तो इसलिए गड़बड़ नहीं करना, घाई मत करना, कैलकुलेशन में थोड़ा एक्यूरेटली कैलकुलेशन करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? है क्वेश्चन बड़ा इजी। ट्रिक क्या बताई मैंने, हिंट क्या बताया, हिंट है मिक्सचर, मिक्सचर देख के आपको ये क्लिक हो जाएगा बच्चों। अगला, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इफ द डेंसिटी इज 1.17 ग्राम पर सीसी, व्हाट इज द मोलैरिटी, है ना, डेंसिटी इतनी है तो मोलैरिटी कितनी है। बहुत आसान है, सिंपल है भाई। मोलैरिटी हम लोग पर लीटर काउंट करते हैं, यस। इसको करने के 2 तरीके, अगेन कॉम्प्लिकेटेड तरीका बताऊं या सिंपल वाला बताऊं? सिंपल वाला बताता हूं। इसके पहले वाले में मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था ना, यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था। अब थोड़ा सा सिंपल वाला तरीका बताओ, तो थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा, बट फॉर्मूला नहीं भी पता है तो भी कर सकते हो, है ना। कैसे करना देखो, डेंसिटी तुमको कितनी दी है, 1.17 ग्राम पर सीसी। एक सीसी बोले तो 1 ml, बोलो हाँ या ना। एक cm³ बोले तो 1 ml, ये याद होना चाहिए, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बच्चों। 1 cm³ इज 1 ml, ठीक है। तो मैं ऐसे बोलूं कि 1 ml corresponds to 1.17 ग्राम, तो ये डज इट मेक सेंस, इतने ग्राम पर सीसी ना, मतलब 1 ml में इतने ग्राम, 1 ml में इतने ग्राम, समझ गए। तो 1 ml corresponds to 1.17 ग्राम, बरोबर, बोलो हाँ या ना। तो देयरफॉर 1000 ml में कितने, 1170 ग्राम, करेक्ट। इतने ग्राम है ना, ये टोटल मास है किसका, टोटल मास है आपका पूरे सॉल्यूशन का, लिक्विड HCl का। और हमें चाहिए मोलैरिटी चाहिए ना,
ओके, तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। निकाल लिया कि भाई 1000 ml यानी कि पर लीटर कितने, इसको 1000 ml को लीटर में लिख दूं, 1000 ml को लीटर में लिख देता हूं, है ना। तो अब मुझे बताओ इन ग्राम पर लीटर, इन ग्राम पर लीटर इसकी स्ट्रेंथ कितनी आ गई बच्चों, 1170, समझे। ग्राम पर लीटर में कितनी आ गई स्ट्रेंथ, 1170। अब उसके बाद सीधा मोलारिटी का फॉर्मूला लगाना है, सिंपल वाला। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, अरे एक सेकंड, सॉरी, हाँ ये मोलारिटी का फॉर्मूला है फॉर अ सॉल्यूशन। अब मोलारिटी फॉर अ सब्सटेंस नहीं है, मोलारिटी फॉर अ पूरा मिक्सचर है ना, ये सॉल्यूशन है, मतलब इसमें पानी और HCl दोनों है बॉस, ये मत भूलो। इज स्ट्रेंथ यानी कि कॉन्सेंट्रेशन, क्या स्ट्रेंथ यानी कि कॉन्सेंट्रेशन, बट कॉन्सेंट्रेशन किस में, कौन से यूनिट में, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने कन्वर्जन किया। कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर अपॉन मोलार मास, अपॉन मोलार मास, सिंपल। तो आंसर क्या आ गया, चलो HCl का क्या है मोलार मास 36.5 और कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई मेरी 1170, बस डिवाइड कर लो, आंसर आ गया, खत्म। अभी 36.5 को 1170 से आप डिवाइड करोगे, सपोज मैं 117 कर देता इसको और 36 कर देता, तो अप्रोक्सीमेटली 3 3 90, 6 18, 108 के आसपास आएगा, मतलब 3 पॉइंट समथिंग आता, और ये 1.70 मतलब 30 पॉइंट समथिंग, 30 के आसपास कौन सा क्लोजेस्ट आंसर है, 32.5, ये 32.5 ये आपका क्लोजेस्ट आंसर है। अब एक्चुअल कैलकुलेशन करके देखोगे तो आपको मिलेगा आंसर एज 32.05, करके देख लो, ठीक है। 36 को डिवाइड बाय वही जो मैंने अभी रफली कैलकुलेशन मारा ना, 36 तिया 108 होता है, बस वही उसका क्लोजेस्ट आंसर आपको मिल जाएगा 32.05। क्लियर है, सिंपल तरीका है, सिर्फ क्या करना है आपको, इसको 1000 के हिसाब से आपको यानी कि 1 लीटर के हिसाब से लिखना है कॉन्सेंट्रेशन को और डायरेक्ट फॉर्मूला में अप्लाई कर लेना है। यस, क्लियर हुआ, ओके। अगला सवाल क्या बोलता है, भाई एक डायबेसिक एसिड है आपके पास, कौन सा एक है, डायबेसिक एसिड है, जैसे कि आपके समझो फॉर एग्जांपल H2SO4, ये एक डायबेसिक एसिड का एग्जांपल हो गया, है ना, डायबेसिक एसिड का एग्जांपल हो गया H2SO4। उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया 200, हाउ मच ऑफ इट शुड बी प्रेजेंट इन 100 ml फॉर द एक्वस सॉल्यूशन टू बिकम 0.1 नॉर्मल, मतलब कि तुम्हारे को फाइनल नॉर्मेलिटी कितनी मिलनी चाहिए 0.1, फाइनल नॉर्मेलिटी कितनी मिलनी चाहिए 0.1, और वो आपको पूछ रहा है कि कितने ग्राम डालने हैं इस डायबेसिक एसिड के, कितने ग्राम डालने से 0.1 नॉर्मल मिलेगा, ठीक है ना, काफी सिंपल फंडा। तो मुझे बताओ कि नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है, यहां पर आपको थोड़ा बेसिक, एकदम बेसिक में जाना पड़ेगा कि नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है। अगर अगेन आपको नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला नहीं मालूम या याद नहीं रहता तो आप मोलारिटी से उसको कंपेयर करके याद कर लो, बहुत आसान हो जाएगा। मोलारिटी क्या था बच्चों, N बाय यानी नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, यस, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, है ना। तो नॉर्मेलिटी भी कुछ उसी तरीके का है, बस नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है, नंबर ऑफ क्या है इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम है, फंडा पूरा का पूरा सेम। अच्छा मुझे बताओ तुमको वॉल्यूम दिए कि नहीं दिए, बोलो 100 ml दिए, मतलब 0.1 लीटर, लीटर में लूंगा मैं इसको, क्या बोलूंगा 0.1 लीटर, यस। तो अगर आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकाल लोगे तो आपको आंसर आ गया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकाल लोगे तो आंसर आ गया, बोलो हाँ या ना, है कि नहीं। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आप बोलोगे वो क्या होते हैं भाई, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, तो भाई नंबर ऑफ इक्वल, जैसे नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं बताओ, बोलो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं बच्चों। मैं आपको एकदम बेसिक फॉर्मूला से रिलेट करके बता रहा हूं ताकि आपको रटना नहीं पड़े। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, तो आप बोलोगे सर गिवन मास अपॉन मोलार मास, है ना। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होंगे बॉस, इज गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास, है कि नहीं। अब मुझे बताओ, ध्यान से समझो, हाँ तुमको मॉलिक्यूलर वेट दिया है क्या, हाँ डाई बेसिक बोले तो कितने H प्लस है, बोलो 2, इसमें से तुम मेरे को इक्विवेलेंट वेट फटाक से बता दोगे कितना आया, अभी फॉर्मूला बताया था, हाँ
200/2 यानी कि 100। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स तुमको मिल जाएगा, ठीक है, यस। उसको यहाँ पे रिप्लेस करना है, वॉल्यूम खत्म। नॉर्मलिटी तो तुमको क्वेश्चन में दी हुई है 0.1 नॉर्मल। चलो फटाफट करते हैं, कैसे करेंगे। मैं ऐसे बोलूँ 0.1 नॉर्मल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम कितनी दी है 0.1 लीटर। तो मुझे बताओ देयरफॉर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने बने 0.1 इंटू 0.1, समझ गए क्या। मतलब 0.01 बन गया मेरे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। कितने बन गए मेरे 0.01 मेरे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बन गए। आप बोलोगे ठीक है सर, फेयर इनफ। और अरे एक सेकंड, हाँ, और मेरे को नंबर ऑफ, हाँ, तो ये 0.01 जो है मैं सेकंड इक्वेशन में इसको रिप्लेस कर रहा हूँ। गिवन मास मेरे को बताने, मेरे को पूछना है, मेरे को बताना यही है ना कि कितना मास यूज हुआ था, कितने ग्राम यूज हुए थे इस एसिड के, अपॉन 100। तो गिवन मास बता दो 0.01 इंटू 100 यानी कि 1 ग्राम। ये ग्राम में है ना पूरा, तो 1 ग्राम यानी कि आंसर विल बी ऑप्शन ए। समझ में आ गया, इजी एकदम बढ़िया, ठीक है। कौन से दो इक्वेशन यूज किए यहाँ पे, ये ध्यान में रख लेना। ये इक्वेशन नंबर 1 है ना, और ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों बेसिक इक्वेशन यूज किए मैंने। और दोनों इक्वेशन को याद करने का तरीका भी आप लोग को बता दिया, बहुत ही बेसिक तरीके से आप उसको याद कर सकते, कुछ भी रट्टा मारने वाला काम ही नहीं। क्लियर हो गया क्या, कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके, अगला सवाल, बहुत अच्छा सवाल, इसको स्टार मार्क करना। वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा ये आता ही है, इसी तरीके का क्वेश्चन कई बार आपको रिपीटेड मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वॉल्यूम स्ट्रेंथ का क्वेश्चन कई बार आता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वॉल्यूम स्ट्रेंथ का क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1.5 नॉर्मल H2O2, कितना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1.5 नॉर्मल H2O2। सवाल एकदम इजी है कि भाई H2O2 दिया है, उसकी नॉर्मेलिटी है 1.5, उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ बताओ। क्या क्या बताओगे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ बताओगे, है ना। अब सवाल तुमको ये जानना जरूरी कि सर ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ आखिर क्या होती है। ये पहली बार सुन रहे हो ना, ये नया कॉन्सेप्ट है। और ये बाय द वे ये एनसीईआरटी में इसके बारे में ज्यादा दिया नहीं, सॉल्यूशंस चैप्टर में। शॉकिंग बात तो ये है ना कि सॉल्यूशंस जो चैप्टर अगर आप एनसीईआरटी भी खोलोगे तो उसमें ये शब्द के बारे में तो ज्यादा कोई डिस्क्रिप्शन है ही नहीं। वैसे ये ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन है, बट सिर्फ उनको अगर मन किया पीवाईक्यूज में से रिपीट करने का तो वो आपको पूछ लेंगे, है ना। चांसेस अगर अब नए एनटीए के सिलेबस के हिसाब से देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि ये एक्चुअली ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन है बच्चों। ये आपके सिलेबस में ऑफिशियली अभी नहीं है, बट फिर भी मेरा काम है, मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि अगर उन्होंने पीवाईक्यूज में से उठा के कॉपी पेस्ट मारा क्वेश्चन को तो आपको आना चाहिए, है ना। देखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ पहले समझ लो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है तो आपको आंसर इजीली आ जाएगा। वॉल्यूम स्ट्रेंथ इस वर्ड का जरा मतलब समझाता हूं आपको, ध्यान दो। वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड। क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय द H2O2 सैंपल। जब आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सैंपल होता है तो उसका रिएक्शन कुछ इस तरह का होता है ना, डिसोसिएशन का, कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को आप जब डिसोसिएट करते हो, ध्यान से सुनो, जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड को आप डिसोसिएट करते हो तो वो H2+O2 में डिसोसिएट होता है। क्या ये बात सही है, यस और नो। या H2O और O2 में डिसोसिएट होता है, किसमें होता है, सिर्फ डायरेक्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन देता है या पानी और ऑक्सीजन देता है, क्या देता है, ऑफ कोर्स वो देता है आपको वाटर एंड ऑक्सीजन। पहले तो ये फंडा आपको क्लियर होना चाहिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसे डिसोसिएट होता है बच्चों, गिव्स यू वाटर एंड ऑक्सीजन, राइट। नाउ बैलेंस दिस इक्वेशन, चलो बताओ बैलेंस कैसे करेंगे। ये हुआ बैलेंसिंग, क्लियर।
दिस इज द ओनली वे टू बैलेंस, है ना। तो क्या मैं आपको ऐसा बोलूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि 2 मोल्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड गिव्स मी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। क्या ये बात से आप सहमत हो, यस और नो? मेरी बात सबको समझी? तो जब भी वॉल्यूम स्ट्रेंथ का क्वेश्चन होगा तो पहले तो ये इक्वेशन आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, ये वाला फंडा। अब आसान है, अब आसान है। इसका कहने का अर्थ ये, इसका कहने का मतलब ये कि भाई 2 मोल H2O2 रहेगा, क्या रहेगा, 2 मोल H2O2 रहेगा, तो उसमें से तुमको 22.4 लीटर ऑक्सीजन मिलेगा। समझ गए क्या? क्योंकि 1 मोल मतलब कितना होता है, 1 मोल का मतलब 22.4 लीटर होता है। समझे, यस और नो, है ना। तो बस आंसर आ गया, इजी। तो वो बोल रहा है कि भाई इतने में से तुमको कितना लीटर मिलने वाला है, यही वो उसका सवाल है। अगर 2 मोल में से 22.4 लीटर मिलता है तो इतने हाइड्रोजन पेरोक्साइड में से कितना लीटर मिलेगा। अब क्वेश्चन गया भेजे में, तो बस कन्वर्ट करना है कि भाई इसको अगर मैं ग्राम्स में लिख पाऊं तो मेरा आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्लैरिटी आ गई होगी। अच्छा, मैं 2 मोल को ऐसे भी लिख दूं क्या, 2 मोल में कितने ग्राम हुए बताइए बच्चों, 2 मोल में कितने ग्राम हो गए? ऑक्सीजन इज 16 32 और ये 34। 1 मोल में 34 होता है, तो 2 मोल में कितना हुआ, 68 ग्राम। यस, 68 ग्राम H2O2 produces 22.4 liter of oxygen. Therefore, how many grams will produce, sorry, the given number of grams जो है आपको नॉर्मेलिटी के हिसाब से, वो कितने लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके देगा। और ज्यादा डिटेल में समझ लो अच्छे से। अब बस आपको क्या करना है, जो आपको नॉर्मेलिटी दी है उसमें से नंबर ऑफ ग्राम्स निकाल लेने हैं। क्लियर? ओके, नाउ कॉन्सेंट्रेशन का टर्म क्या है? तो कॉन्सेंट्रेशन अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला यूज भी किया था, कहाँ गया, हाँ देखो, जैसे ये वाला मोलारिटी इज कॉन्सेंट्रेशन अपॉन मोलार मास, तो यही नॉर्मेलिटी होगी, तो कॉन्सेंट्रेशन अपॉन क्या हो जाएगा, मोलार की जगह पे इक्विवेलेंट मास, है कि नहीं? समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? जब मोलारिटी वाज कॉन्सेंट्रेशन अपॉन मोलार मास गधे बच्चों, तो नॉर्मेलिटी क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन इक्विवेलेंट मास। यस, आप बोलोगे ठीक है, सही बात है। तो देख लो, नॉर्मेलिटी इज कॉन्सेंट्रेशन अपॉन इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट। अच्छा, क्या मुझे पता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट कितना है? क्या मुझे मालूम है? हाँ, कैसे? इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का बच्चों? तो H2O2 है ना, 34 उसका मोलर मास है। कितने हाइड्रोजन है उसके पास? 2, तो कितना हुआ इक्विवेलेंट वेट? 17। समझ गए? तो फिर से ऐसे कर लेते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू, नॉर्मेलिटी कितनी दी आपको? 1.5। इक्विवेलेंट वेट कितना दिया है, कितना आपने कैलकुलेट किया? 17। तो ये हो गया 25.5। ये क्या हो गई आपकी? ये हो गई कॉन्सेंट्रेशन, बरोबर। कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट? नॉर्मेलिटी। कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी आपने निकाल ली, है ना, 25.5 ग्राम्स के हिसाब से। समझ गए कि नहीं? बस आंसर आ गया। तो अब मुझे बताओ, ये इसमें यहां पे ये लॉजिक अप्लाई कर लूं कि 68 ग्राम से 22.4 लीटर बन रहा था, तो 25.5 ग्राम से कितना बनेगा? आंसर आ गया, यस और नो? चेक करो, बताओ, कैलकुलेशन करो, आंसर बताओ। x की वैल्यू आएगी 22.4 इंटू 25.5 अपॉन 68, है ना। इजी। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करें क्या? नहीं, बहुत नजदीक वैल्यूज है।
ये सब बहुत क्लोज वैल्यू, अप्रोक्सीमेट नहीं चलेगा, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यस, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके बताओ। चलो अगर मैं अप्रोक्सीमेट भी कर लूँ, चलो अप्रोक्सीमेट भी ट्राई कर लूँ, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन में कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। इसको मैं ले लेता हूँ 22 ऊपर, ठीक है, नीचे मैं ले लेता हूँ 66, 68 की जगह, और इसको 25 रहने देता हूँ, है ना। तो 22 1 जा 22 3 जा 3 1 जा 3 8 जा 8 पॉइंट समथिंग, 8 पॉइंट समथिंग में आंसर है। ओहो 8.8 भी है, 8.4 भी है। अगर आप एक्चुअल कैलकुलेशन करोगे तो आपको 8.4 आंसर मिल जाएगा। कितना आएगा? 8.4, ठीक है। मैंने आपको रफली कैलकुलेट करके दिखा दिया, वैसे 8 पॉइंट समथिंग ही आंसर आने वाला है, ठीक है। एक्चुअल कैलकुलेशन करोगे तो भी अराउंड दैट 8.3 तो ऑलरेडी आ ही रहा है ना, 8.3 तो वैसे भी आ रहा है, हाँ, ठीक है। अगर आप 25/3 करके देखोगे तो 8.3333 ऐसा आंसर आ रहा है, तो मैंने 8.4 ले लिया। लेट मी जस्ट चेक, हाँ आंसर क्या 8.4 ही आना चाहिए। परफेक्ट, समझ में आया। अगेन यहाँ पर फंडा क्या था, फंडा आपको ये समझना जरूरी कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ इस शब्द का मतलब क्या है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब है नंबर ऑफ लीटर ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस बाय द सैंपल। जो आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सैंपल दिया उसमें से कितने लीटर ऑक्सीजन बन रहा है। क्लियर। Which of the following modes of expressing concentration is independent of temperature? सेम पहला ही फर्स्ट वाला क्वेश्चन, कौन सा वाला टेम्परेचर से लेना देना जिसका नहीं है वो है मोलैलिटी, है कि नहीं? क्या है वो? मोलैलिटी। बाकी सब क्यों टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है मुझे बताओ। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? N/V। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बाय V। तो सबके सब ये सब वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है ना बच्चों। यस, और जो वॉल्यूम है वो किसके हिसाब से फ्लक्चुएट होगी? टेम्परेचर के हिसाब से। यही तो फर्स्ट क्वेश्चन में किया है ना। और मोलैलिटी क्या है? मोलैलिटी है N/मास। तो मास तो चेंज नहीं होगा ना विद टेम्परेचर, है कि नहीं? तुम गर्मी में तुम्हारा मास अलग है और ठंडी में अलग, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो इसलिए मोलैलिटी जो है वो एक्यूरेट, इसलिए सबसे ये एक्यूरेट है। सबसे डिपेंडेबल वैल्यू कौन सी होती है इन चारों में से? मोलैलिटी होती है। वो कभी बदलेगी नहीं टेम्परेचर के हिसाब से, कितना भी एक्सपेंशन हो जाए, कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, नहीं बदलेगी। ये जस्ट अभी पिछले साल नीट 2021 में आया, एकदम ताजा ताजा क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन तो आना ही चाहिए आपको। क्या बोलता है? करेक्ट ऑप्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन एट, ये आ गया एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन, वेपर प्रेशर है ना, राउल्ट्स लॉ का। 45 डिग्री सेल्सियस, बेंजीन टू ऑक्टेन रेशियो है 3:2, जिसमें ओरिजिनल वेपर प्रेशर आपको बेंजीन का दिया है 280, ऑक्टेन का दिया 420, और अज्यूम करना है आइडियल गैस। आइडियल गैस अज्यूम करना है मतलब आर की वैल्यू आप कुछ तो ले सकते हो, ऐसा है क्या? आर की वैल्यू का कोई लेना देना है? आइडियल गैस बोलेंगे तो नहीं। आइडियल गैस बोलेंगे तो टोटल प्रेशर जो है दैट इज इंडिविजुअल प्रेशर का डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यहां पे लगा सकते हो। आइडियल गैस है तो, है कि नहीं बच्चों? यस। अब मुझे ये बताओ, आपको मोलार रेशियो दिया, क्या दिया है बच्चों? आपको दिया है मोलार रेशियो। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर मैं अज्यूम करूं कि बॉस आपके पास एक्स नंबर ऑफ मोल्स थे बेंजीन के और कुछ और दूसरे नंबर ऑफ मोल्स थे ऑक्टेन के, तो उन दोनों का रेशियो मेरे को चाहिए 3/2। रेशियो क्या चाहिए मेरे को? इन दोनों वैल्यूज का 3/2 चाहिए, इतना मुझे मालूम है। बात समझ में आ रही है क्या? फिर से देखो, अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन, इसका रेशियो मेरे को क्या चाहिए? 3/2 चाहिए, है कि नहीं? यस। हाँ, अब ये मेरे को मोल रेशियो उन्होंने दे दिया। ये क्या दे दिया उन्होंने? मेरे को मोल रेशियो दे दिया। आप बोलोगे ठीक है। अगर मेरे को मोल फ्रैक्शन पता होगा तो मैं राउल्ट्स लॉ लगा के ओरिजिनल प्रेशर से दोनों गैसेस का पार्शियल प्रेशर निकाल लूंगा और दोनों को ऐड करके मेरे को फाइनल प्रेशर मिल जाएगा। क्लियर है ना? मेरे को सॉल्यूशन दिया उसने ना, मिक्सचर दिया, तो फाइनल प्रेशर मिल जाएगा। तो यहां पर क्या क्या फंडे लगाने जरा समझना। पहला मैं आपको ऐसा बोलता हूं कि जो टोटल प्रेशर है वो है प्रेशर ऑफ बेंजीन
प्लस प्रेशर ऑफ ऑक्टेन। क्या ये बात से आप सहमत हो, है कि नहीं? टोटल प्रेशर मेरे को उसने क्वेश्चन में पूछा है। यस बच्चों, दैट बी बेंजीन का प्रेशर प्लस ऑक्टेन का प्रेशर। यस और नो? नाउ व्हाट इज बेंजीन का प्रेशर अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ? राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है? राउल्ट्स लॉ बोलता है कि बॉस, प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज इनिशियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। या बी का है तो वो क्या है, पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ऐसा एनसीईआरटी में भी लिखा है, स्टेट टेक्स्ट बुक में भी लिखा है, 1 और 2 या ए और बी के हिसाब से। अब मुझे बताओ, तुमको अगर मैं ऐसे बोलूं कि भाई ओरिजिनल प्रेशर ऑफ बेंजीन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस ओरिजिनल प्रेशर ऑफ ऑक्टेन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन, क्या ये बात से आप सहमत हो? यहाँ पर ये नॉट का मतलब है ओरिजिनल प्योर, और ये ओ का मतलब है ऑक्टेन। हाँ, इसमें गड़बड़ नहीं करना। समझ में आया क्या? क्या ये वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी है बच्चों? क्या ये वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी है? देखना जरा, ओरिजिनल वैल्यूज आपको प्रेशर की दी हुई है क्या? ओरिजिनल वैल्यूज दी है क्वेश्चन में? हाँ। तो अगर मुझे सिर्फ मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, बोलो हाँ या ना? अगर मुझे मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, बोलो यस और नो, है कि नहीं? अब मैं मोल फ्रैक्शन कैसे निकालूं? अब सवाल ये है, तो अज्यूम करो, अज्यूम बेंजीन तुम्हारे पास है 3x। अज्यूम बेंजीन क्या है? 3x, और ऑक्टेन तुम्हारे पास है 2x। ऑक्टेन कितना है बच्चों? 2x। क्या इनका रेशियो निकालने पे 3/2 आएगा क्या? देखो x कैंसिल होगा, रेशियो निकालने में 3/2 आएगा, बरोबर। बस आंसर आ गया, देखो एकदम इजी। तो बेंजीन का रेशियो आप बोलोगे सर 3x है, अपॉन टोटल कितना था? 5x, मतलब 3x अपॉन 5x मतलब 3/5 बेंजीन का रेशियो है। यस और नो? तो मेरे को बेंजीन का जो वैल्यू दिया हुआ है उसमें मैं अभी सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। 280 मेरे को ओरिजिनल वैल्यू दी है और 3/5 मेरे को बेंजीन का मोल रेशियो मिला। समझ में आया? नहीं समझा तो यहां ध्यान देना। बेंजीन का मोल रेशियो इज बेंजीन के नंबर ऑफ मोल्स जो मैंने अज्यूम किए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। आया ना 3/5? और ऑक्टेन का कितना है? ऑक्टेन के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स 2/5। समझ गए क्या? यस। इंटू प्लस 420 इंटू 2/5। इजीली आंसर आ गया, चेक करो। 5 इंटू 5 5 जा 25 30 56 ना? सही लिखा? हाँ। और यहाँ पर आया 5 8 जा 40 और 84, यानी कि 56 इंटू 3 प्लस 84 इंटू 2, ये आंसर आ रहा है 168 प्लस 180 168। हाँ, 168 प्लस 168 का डबल करो, 320 8 8 16 336 336 है ऐसा ऑप्शन में। 336 mm ऑफ Hg, दैट इज आंसर इज ऑप्शन सी। एकदम बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, पिछले साल नीट में आया हुआ। समझ में आया क्या? बोलो हाँ या ना? यस। अजम्पशन क्या था बच्चा पार्टी? अजम्पशन क्या था? अजम्पशन था बेंजीन 3x है, ऑक्टेन 2x है। इस अजम्पशन पे मैंने पूरा का पूरा इजीली मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। यस, आंसर आता है 336। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगला सवाल देखो, ये नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन। अगेन ये काफी रिसेंट क्वेश्चन है आपका। क्या बोलता है? अगेन यहाँ पर दिया आपको मिक्सचर। क्या दिया बच्चों? मिक्सचर दिया। किसका? नाइट्रोजन गैस और आर्गॉन गैस, दो गैसेस का मिक्सचर दिया, दैट इज नाइट्रोजन एंड आर्गॉन। नाइट्रोजन कितना है? 7 ग्राम नाइट्रोजन है। आर्गॉन कितना है? 8 ग्राम है। टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज 27 बार। व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन? अगेन सिमिलर कॉन्सेप्ट अगर आप नोटिस करोगे तो आपको यहां पर उल्टा है, आपको टोटल प्रेशर दिया हुआ है और पार्शियल प्रेशर निकालना है। समझ में आ रहा है क्या? यस बच्चों, टोटल प्रेशर दिया और फाइनल पार्शियल प्रेशर निकालना है। आपका लॉजिक सिमिलर यूज होगा, यस और नो? लॉजिक जो है वो सिमिलर यूज होगा ना? बढ़िया सवाल है। इसको सॉल्व कैसे करना है जरा ध्यान देना। देखो, इसको स्टार मार्क करना, क्योंकि इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे तो एक जगह पे आके अटकोगे। अब डायरेक्ट फॉर्मूला देख लो। डायरेक्ट फॉर्मूला तो ये था, Pt वाज प्रेशर ऑफ N2 प्लस प्रेशर ऑफ आर्गॉन। अब बोलोगे सही है सर,
प्रेशर ऑफ N2 का पार्शियल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन प्लस आर्गॉन का ओरिजिनल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ आर्गॉन। मोल फ्रैक्शन तो हम इजीली निकाल लेंगे क्योंकि हमको गिवन मास दिया और मोलर मास दिया हुआ है, ये ठीक है, तो हम ये दोनों तो निकाल लेंगे। बट बेटा ये तो नहीं दिया है ना क्वेश्चन में, तो ये फॉर्मूला यूज कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। पहले ये लॉजिक समझ गए कि क्या यूज नहीं करना है, ये फालतू में इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब बोलोगे ठीक है सर फिर क्या यूज करें, तो लॉजिक जरा समझना, मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना, मैं समझा रहा हूं। मेरे पास टोटल प्रेशर है 27 बार। कितना है बच्चों? टोटल प्रेशर कितना है? 27 बार। उसमें से मुझे वो सिर्फ नाइट्रोजन का कंट्रीब्यूशन पूछ रहा है ना। क्या उसने मेरे को आर्गन का कंट्रीब्यूशन पूछा क्या? मतलब उसने मेरे को इसका कंट्रीब्यूशन पूछा क्या? नहीं, उसने मेरे को किसका पूछा है? सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन पूछा है। समझ गए क्या? तो जब आपको सिंगल गैस का कंट्रीब्यूशन पूछा जाए, ये ट्रिक याद रखना, हिंट याद रखना। क्या ट्रिक या हिंट क्या याद रखेंगे? बोलो। when partial pressure of single gas is asked, क्या बोला? partial pressure of single component, single gas is asked, है ना, single component या single gas is asked, then use which formula? then use, ध्यान से सुनना, then use partial pressure of component is equal to total pressure into mole fraction of component। ऐसा फंडा है, समझ गए क्या? टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। ये हिंट समझ में आया कि नहीं आया? पहले बोलो। आप बोलोगे नहीं सर नहीं समझ में आया, तो देखो फंडा ये है। मैं ऐसा बोलूं बच्चा पार्टी कि यार जो नाइट्रोजन है ना उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, तो 27 बार में से जितना भी नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन था उतना ही उसका कंट्रीब्यूशन। अब और अच्छे से समझ में आया क्या? समझो बोलूं मैं ऐसे कि भाई ये 0.4 था मान लो, तो भाई ये 0.4 इंटू 27, इतना ही 0.4 टाइम्स ऑफ 27 का कंट्रीब्यूशन था उसका। समझो ये नाइट्रोजन 0.9 होता फॉर एग्जांपल, तो 0.9 टाइम्स ऑफ दिस, टोटल में से कितना कंट्रीब्यूशन इसका है वो पूछ रहा है। और क्लैरिटी आई लाइफ में? फॉर्मूला समझ में आया क्या? अब आंसर इजीली आ गया, बताओ। अब तो आंसर बहुत आसानी से आ गया ना यार। तुमको सिर्फ क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन ही निकालना है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन तो इजीली निकाल लोगे आप। कैसे? 27 इंटू नाइट्रोजन n ऑफ N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर्गन। बस नंबर ऑफ मोल्स तो आपको पता ही है कैसे निकालने, गिवन मास अपॉन मोलर मास। नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स क्या है बताओ? तो बोलोगे सर 7/28 है, क्योंकि 7 ग्राम दिया है, 28 ग्राम उसका मोलर मास है। और ये 7/28 प्लस 8/40, ये सारे वैल्यूज क्वेश्चन में दिए हुए हैं। अब आसान हो गया, अब इजी लग रहा है। 8/40 7/2 क्योंकि N2 है ना, तो 28 हो गया। क्लियर? चलो अब आसान, इजी। 27 इंटू 7/28 बोले तो 0.25 बच्चों, डिनोमिनेटर में 0.25 प्लस कितना 8/40 बोले तो 4/20 1/5 1/5 बोले तो 0.2, तो 27 इंटू 0.25 अपॉन 0.27 0.27 हंड्रेड 25 बार इज योर आंसर, है ना? नहीं, मैंने कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक की क्या? 0.45 होगा, सॉरी, मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी ना। 0.25 प्लस मैंने 0.02 सोच लिया उसको। मेरे जैसी गधापना मत करना आप लोग। 0.45, यस 0.45, तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 9 3.15 5 3 5 3 1 3 3 3 5 15 है क्या आंसर? 15 ऐसा ऑप्शन है? 15, यस 15 बार इज योर करेक्ट आंसर। समझ गया क्या? 15 बार। मेरे जैसा इसमें कैलकुलेशन में गड़बड़ मत करना, मैं गधा हूँ, आप मत बनो।
ठीक है, ये 15 बार। ओके, बहुत अच्छा सवाल। ऑलमोस्ट ये बोल सकते हैं कि ये श्योर क्वेश्चन होता है, हर साल किसी ना किसी एंट्रेंस में आता ही है। एनसीईआरटी में भी दिया है और आपके स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में भी डायरेक्ट एग्जाम्पल दिए हैं। मैंने जब थियोरी का लेक्चर लिया था तब वहां पर अलग कलर से मार्क करके दिया है, एक बार चेक जरूर करना। थियोरी के लेक्चर की भी आपको रिकॉर्डिंग दी हुई है मैंने, है ना, उसमें भी एक बार रिवाइज जरूर करना, ध्यान से उसको फास्ट फॉरवर्ड करके 2x स्पीड में देख लेना। थियोरी का रिवीजन हो जाएगा अच्छा खासा और फैक्चुअल आंसर्स जो हैं वो मालूम पड़ जाएंगे। पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ किसका होता है? पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, इट इज इथेनॉल प्लस एसीटोन। नाउ एसीटोन 2 ऑप्शन में, इसलिए कंफ्यूज मत होना बच्चों, ठीक है। एसीटोन 2 ऑप्शन में है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फिर भी बता देता हूं ताकि आपको याद रह जाए। ऑप्शन ए जो है आपका बेंजीन टोलुइन, ये आपका बेंजीन प्लस टोलुइन क्या है एक्चुअली? ये आइडियल सॉल्यूशन है। क्या है बच्चों? ये एनसीईआरटी में भी दिया है, स्टेट बोर्ड में भी दिया हुआ है, आइडियल सॉल्यूशन है। क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन बाय द वे? विच ओबेज, यस, आइडियल सॉल्यूशन ओबेज राउल्स लॉ। वेरी गुड, ओबेज राउल्स लॉ ओवर ऑल रेंजेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, है ना, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन ओबेज राउल्स लॉ। तो ए तो गलत है, ठीक है। बी जो है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ये क्या है? एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3, CHCl3 इज क्लोरोफॉर्म, मालूम है ना। ये नेगेटिव डिविएशन दिखाता है। क्या दिखाता है? ये दिखाता है नेगेटिव डिविएशन। ये भी आपके स्टेट बुक में भी दिया है, एनसीईआरटी में भी दिया है। सी आपका है क्लोरोइथेन और ब्रोमोइथेन यानी कि C2H5Cl प्लस C2H5Br। ये स्टेट टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है बट एनसीईआरटी में दिया है बच्चों। ये भी एक एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन है। स्टेट टेक्स्ट बुक में सिर्फ एक ही एग्जांपल दिया हुआ है आइडियल सॉल्यूशन का, ये वाला, बट एनसीईआरटी में ये दोनों दिए हैं, ठीक है ना। मैं आपको एक एक डिटेल बता रहा हूँ, इतनी डिटेल में कोई नहीं, आपको सॉल्यूशन वैसे लिख लेना है, पूरा अच्छे से समझ लेना है। और लास्ट इज इथेनॉल प्लस एसीटोन, क्या है ये? आपको पॉजिटिव डिविएशन दिखाता है। क्या दिखाता है? पॉजिटिव डिविएशन। एक मैं होमवर्क के लिए आपको काम दे रहा हूं, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म नेगेटिव हो गया, एसीटोन प्लस इथेनॉल आपका पॉजिटिव हो गया। एक एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड भी दिया आपकी बुक में, कौन सा? एसीटोन प्लस CH2 यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड। वो पॉजिटिव में आता है कि नेगेटिव में आता है कि आइडियल में आता है, मेरे को ढूंढ के बताना, ठीक है, ये ढूंढ के बताना। चलो, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ये स्टेट टेक्स्ट बुक में इसका कोई मेंशन नहीं है, इसका आपको सीधा सीधा मेंशन मिलता है कहां पे? एनसीईआरटी में डायरेक्ट मेंशन मिलता है। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये बोल सकते हो कि काफी हद तक रिपीट होने के बहुत हाई चांसेस हैं। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप या मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो पहले तो आप बेसिक आइडिया ये समझ लेना कि एजियोट्रोप इस शब्द का मतलब क्या है। एजियोट्रोप का मतलब बेसिकली वो है कि जो सॉल्यूशन है ना, जिसका दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड, बेसिकली जो मिक्सचर है जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो बॉइलिंग करके। बेसिकली सिंपल भाषा में समझा रहा हूं मैं, ज्यादा उसके मीनिंग में नहीं घुस रहा। जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो ना आसानी से बॉइल करके, उसको आप क्या बोलते हो बच्चों? उसको आप एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन बोलते हो, ठीक है। और उसमें 2 टाइप होते हैं, एक मैक्सिमम बॉइलिंग और एक मिनिमम बॉइलिंग। समझे क्या क्या होते हैं? एक मैक्सिमम बॉइलिंग और एक मिनिमम बॉइलिंग होते हैं, ठीक है ना। तो जो लार्ज नेगेटिव डिविएशन दिखाते हैं, क्या याद रखना है आपको? क्या याद रखना है? जो लार्ज नेगेटिव डिविएशन दिखाते हैं वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होंगे, और जो लार्ज पॉजिटिव डिविएशन दिखाएंगे वो क्या होते हैं? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होते हैं, ठीक है ना। तो हिंट क्या दिया आपको? मैंने हिंट ये दिया कि भाई जो नेगेटिव डिविएशन दिखाएगा, याद क्या रखेंगे बच्चों? हिंट क्या याद रखेंगे? जो नेगेटिव डिविएशन वाले हैं वो क्या बनाते हैं? वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स।
एंड उल्टा जो पॉजिटिव डिविएशन वाले हैं वो मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स बनाते हैं। और जो आइडियल है वो तो उनका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो यहां पर आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी में से लर्न कर लेना है सीधा सीधा। आपको वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, बहुत ही अच्छा एग्जांपल नाइट्रिक एसिड का दिया हुआ है। 68% नाइट्रिक एसिड के हिसाब से उन्होंने पूरा कॉम्पोजिशन समझाया आपको एनसीईआरटी में। सीधा सीधा याद कर लेंगे कि वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड। तो इससे एक और हिंट मिला ना आपको कि वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड का जो मिक्सचर है बच्चों, वो कैसा है, पॉजिटिव डिविएशन है कि नेगेटिव डिविएशन है, वो नेगेटिव डिविएशन वाला है। क्लियर हो गई बात? ऑप्शन दिल्ली। हाँ, तो आपको इनडायरेक्टली मैंने जो अभी सवाल पूछा पिछले सवाल में आपको मिल गया एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड का आंसर। स्मार्ट है ना, तो आंसर आ जाएगा पॉजिटिव डिविएशन आएगा इसका, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन दिल्ली, यानी कि डी, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड का जो कॉम्बिनेशन है बच्चों वो क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो नेगेटिव डिविएशन है वो भी कैसा चाहिए आपको, हमेशा लार्ज नेगेटिव और लार्ज पॉजिटिव चाहिए। हाँ, कैसा चाहिए, छोटी मोटी वैल्यू नहीं, आपको लार्ज डिविएशन, अच्छा खासा बड़ा डिविएशन चाहिए। डायरेक्ट इसको डायरेक्ट लर्न करो फ्रॉम एनसीईआरटी, डायरेक्ट एग्जांपल फ्रॉम एनसीईआरटी। समझ में आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया। अगला सवाल क्या बोलता है, which of the following statements is correct regarding a solution of two compounds A and B exhibiting positive deviation from ideal behavior? आइडियल बिहेवियर से पॉजिटिव डिविएशन कब दिखेगा, कब दिखेगा? तो अगेन ये भी बहुत सिंपल सा सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। जब दोनों ए और बी में जो आपस में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो कैसा होगा, वीकर या स्ट्रॉन्गर? वीक होना चाहिए ना। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा मान लो कि भाई मैं ये ब्लैक कलर में बना रहा हूं, ये वाटर है, और रेड कलर में बना रहा हूं, ये समझो अल्कोहल है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो वाटर और वाटर के बीच में भी कुछ अट्रैक्शन होगी, अल्कोहल के बीच में भी कुछ अट्रैक्शन होगी, और वाटर और अल्कोहल के बीच में भी कुछ अट्रैक्शन होगी, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? क्लियर? सिंपल रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं आपको ताकि आप लॉजिक पकड़ पाओ, लॉजिक समझ पाओ। अब मुझे बताओ यार, पॉजिटिव डिविएशन मतलब वेपर प्रेशर जो एक्सपेक्टेड है आपका वो एक्सपेक्टेड से ज्यादा होगा या कम होगा? पॉजिटिव मतलब ज्यादा या कम? अब बोलोगे ज्यादा होगा भाई, तो लॉजिक लगाओ। अगर ऐसे बोलें कि भाई ये ए था, ये बी था और ये ए बी था, तो कब वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से ज्यादा होगा? जब ये दोनों के अट्रैक्शन कम होंगे, ये भी वेपराइज होगा, ये भी वेपराइज होगा। जब ये दोनों एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे अच्छे से, तो क्या ये वेपराइज होंगे क्या? नहीं ना। वेपर ज्यादा कब मिलेगा? जब एक दूसरे को पकड़ नहीं पा रहे हैं, मतलब अट्रैक्शन कैसा है, वीक है, तो ये दोनों का कैसा है, आपस में स्ट्रॉन्ग है। तो ए और बी इज स्ट्रॉन्गर देन ए बी। क्या ये बात समझ में आई? रट्टा नहीं मारना है, समझना है। आंसर है ऑप्शन ए, बाकी सब बकवास है। हीट ऑफ मिक्सिंग जीरो आइडियल सॉल्यूशन में होता है, नॉन आइडियल में नहीं होता। वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जीरो भी, ये दोनों, ये सब जो है, ये सब किसकी प्रॉपर्टी है? ये आइडियल की प्रॉपर्टी। इक्वल भी आइडियल की प्रॉपर्टी है। एक ही ऑप्शन है जिसमें नॉन आइडियल का दिया हुआ है, समझा? तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए। इजी, बढ़िया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इन वाटर सैचुरेटेड एयर। ओ अच्छा, मतलब एयर का सैंपल है, हवा है, जिसका जो पूरी तरह से पानी से सैचुरेट हो चुका है। कैसा हो चुका है? पूरी तरह पानी से सैचुरेट हो चुका है। और मोल फ्रैक्शन उसका कितना है? 0.02 है। कितना है मोल फ्रैक्शन? 0.02। अगर टोटल प्रेशर 1.2 एटमॉस्फेयर है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर कितना है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर कितना है? अब जरा हिंट देखना, आपको मैं हिंट देता हूं, खुद ट्राई करो, देखो समझ में आ रहा है या नहीं। हिंट देता हूं मैं, हिंट आपको ये बोल रहा हूं कि जो टोटल प्रेशर ऑफ एयर है वो प्रेशर ऑफ ड्राई एयर प्लस प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड एयर ऐसा है। मतलब कि डी बोले तो ड्राई एयर और एस बोले तो सैचुरेटेड, यानी कि
ये वो हवा है जिसमें एयर नहीं है, सॉरी ये वो हवा है जिसमें पानी नहीं है, और ये वो हवा है जिसमें भर भर के क्या है, पानी है। समझ में आ रहा है क्या? यही टोटल प्रेशर होता है। बोलो यस और नो। अब मुझे ऐसा वो पूछ रहा है ड्राई एयर, मतलब क्या मैं फिर से यही बोलूं क्या कि उसने मुझे सिंगल कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर पूछ लिया बच्चों? बोलो हाँ या ना। तो मैं क्या लॉजिक लगाऊंगा? अभी मैंने आपको हिंट दिया था थोड़ी देर पहले, आप खुद से ट्राई करना चाहेंगे? सिंपल लॉजिक है। देखो, दो चीजें करनी है कि भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर, क्वेश्चन को पढ़ो फिर से, पहली लाइन को पढ़ो, क्या बोलता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर कितना दिया बच्चों? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर इस दिया है 0.02। सो देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ ड्राई एयर इस कितना? 1 माइनस 0.02 यानी 0.98। बोलो हाँ या ना। 0.98 होता है ना? हाँ 0.98। ठीक है, अब आंसर आ गया। तो मुझे बताओ देयरफॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस इज हाउ मच? टोटल इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन, टोटल इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। या ये मैंने सिमिलर आपको कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में कराया ना, ये वाला है कि नहीं? क्या आपको टोटल दिया है? बताइए, क्या आपको टोटल दिया है बच्चों? आप बोलोगे हाँ सर टोटल दिया 1.2। मोल फ्रैक्शन कितना मिला? 0.8, 0.98। ये आंसर हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर। कितना आएगा? 1.2 इंटू 0.98 आएगा 1 पॉइंट करके देखो। अब यहां पर बहुत ट्रिकी कैलकुलेशन है, इन दोनों में गड़बड़ नहीं करना, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ध्यान से देख लो, 98 इंटू 1.2 करो, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके देखो, गड़बड़ नहीं करनी। 98 2 6 16 1 2 9 18 1 96 0 1 8 8 1 9 9। तो ये 6 9 8 8 7 1 0 नहीं सॉरी 1 1 और डेसिमल लगा दिया है ना, तो 1.176 इस तरह से। ठीक है ना, इसका एक डेसिमल, इसका 2 डेसिमल, तो टोटल 3 को छोड़कर डेसिमल लगा दिया। 1.176 है ऑप्शन यस। अगर अप्रोक्सीमेशन करते तो रॉन्ग आता, क्योंकि देखो, क्योंकि ये और ये बहुत नजदीक है, 1.17 और 1.18, तो इतना उनको एक्यूरेसी चाहिए इस क्वेश्चन में। समझ गए क्या? तो एक्चुअल कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखाया यहां पे बच्चों। यस, बढ़िया। चलो, which of the following statements about the composition of vapor over an ideal 1:1 molar mixture of benzene and toluene is correct? Assume that the temperature is constant at 25 degrees Celsius. Given that vapor pressure of original benzene is 12.8 kilopascal and for toluene it is 3.85 kilopascal. ओहो, बहुत अच्छा सवाल। चलो, क्या क्या बोलता है वो? मुझे सबसे पहले आप ये बताएंगे कि बेंजीन और टोलुइन को क्या मैं आइडियल सॉल्यूशन मानूं मिक्सचर को, हाँ कि ना? आइडियल है ना, वो बताइए हम लोगों को, बात आइडियल है यस, और टेम्परेचर भी बदल नहीं रहा है। ठीक है, अब वो हमसे सवाल क्या कर रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? वेपर प्रेशर में टोलुइन ज्यादा होगा, इक्वल अमाउंट होंगे, नॉट इनफ इंफॉर्मेशन इज गिवन, या हायर अमाउंट ऑफ बेंजीन होगा। आप किस बेसिस पे ये कैलकुलेशन करोगे या किस बेसिस पे बताओगे? किस बेसिस पे आप ये जजमेंट पास करोगे कि भाई ये इसमें से बेंजीन ज्यादा होगा या टोलुइन ज्यादा होगा या दोनों इक्वल होंगे या नॉट इनफ इंफॉर्मेशन इज गिवन? किस बेसिस पे लगाओगे? दिमाग लगाओ सर। एक हिंट देता हूं आपको, कुछ वैल्यूज क्वेश्चन में दी हुई है, उसके हिसाब से आंसर बताना है और डायरेक्ट आंसर आएगा। वेपर प्रेशर ओरिजिनली दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है बच्चों? बेंजीन का और टोलुइन का। किसका ज्यादा दिया है? बेंजीन का 12.8, मतलब ऑलमोस्ट 4 गुना है, बरोबर।
बेंजीन का ऑलमोस्ट कितना है, 4 गुना है, और दोनों का आपने 1:1 मोलर रेशियो लिया, मतलब दोनों की इक्वल क्वांटिटी ली। समझे कि नहीं समझे? सिंस बोथ यू हैव टेकन इन इक्वल क्वांटिटी, तो मतलब मोल रेशियो तो दोनों का 0.5 आया ना? यस, आया कि नहीं आया? मतलब मोलार रेशियो तो 1, मतलब मोलार रेशियो 1:1 आया, लेकिन बेंजीन कितना है, 1/78, और टोलुइन कितना है? टोलुइन में क्या होता है, बेंजीन रिंग प्लस 1 CH3 ग्रुप होता है ना, तो टोलुइन का मोलार मास कितना है बताओ? टोलुइन इज C7H8 ना, C7H8, तो 84 प्लस 8 कितना हुआ, 92 हुआ है ना, तो 1/92। क्वांटिटी किसकी ज्यादा हुई, बेंजीन की क्वांटिटी ज्यादा हुई कि नहीं? दोनों में नंबर ऑफ मोल्स तो 1 थे, ठीक है, दोनों में मतलब जो मोल रेशियो तुम सेम ले रहे हो, लेकिन क्वांटिटी ओवरऑल किसकी तुमको ज्यादा मिलेगी, बेंजीन की, और वेपर प्रेशर भी ओवर, तो सिंस बोथ आर इन इक्वल क्वांटिटी, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज हायर, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ बेंजीन इज ऑल्सो हायर। समझे कि नहीं समझे? तो आंसर क्या आएगा बच्चों? आंसर आएगा ऑप्शन जो ज्यादा क्वांटिटी में है, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो इसीलिए हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, यानी कि ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्या ये बात समझ में आई क्या? बोलो हाँ या ना। यस, ओके। इसमें से कौन सा वाला आइडियल सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर आइडियल सॉल्यूशन? क्या हीट ऑफ मिक्सिंग 0 होती है? हाँ। क्या इंटरनल एनर्जी चेंज आफ्टर मिक्सिंग 0 होती है? क्या इंटरनल एनर्जी चेंज आफ्टर मिक्सिंग 0 होती है? हाँ। क्या डेल्टा पी इज प्रेशर ऑब्जर्व्ड माइनस प्रेशर कैलकुलेटेड बाय राउल्ट्स लॉ, ये भी 0 होता है? हाँ। क्या डेल्टा जी यानी गिब्स एनर्जी ऑफ मिक्सिंग 0 होती है? नहीं, गिव्स एनर्जी ऑफ मिक्सिंग 0 नहीं होती। क्यों नहीं होती? अब आइडियल क्या है, अगर आप आइडियल सॉल्यूशन को देखोगे ना, तो एनसीईआरटी में ये 2 चीजें डायरेक्ट दी हुई है, और डेल्टा V = 0 ये भी दिया हुआ है। 3 चीजें दी हुई एनसीईआरटी में डायरेक्टली। ये वाला राउल्ट्स लॉ, तो भाई राउल्ट्स लॉ तो आइडियल के लिए ही होता है, इसलिए चेंज नहीं आएगा, ये भी मान लेते हैं। तो बाय एलिमिनेशन आप बोल सकते थे कि भाई डी है, बाय एलिमिनेशन आप बोल सकते थे कि डी है, बट इसमें एक्चुअली आपका थर्मोडायनेमिक्स का बहुत बेसिक एक कॉन्सेप्ट लगता है। अभी तक थर्मोडायनेमिक्स की हमने सॉल्विंग नहीं की, इतनी डिटेल में तो की ही नहीं है ना, तो थोड़ा सा आपको ये डिफिकल्ट लगेगा, बट ये क्वेश्चन आपको थर्मोडायनेमिक्स करने के बाद बहुत आसान लगेगा। थर्मो में जो गिब्स एनर्जी का इक्वेशन है बच्चों, वो क्या है बताओ? तो आप बोलोगे थर्मो में गिब्स एनर्जी का जो इक्वेशन है वो तो सिंपल है, डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, बरोबर। ये फॉर्मूला है गिब्स एनर्जी का। फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो ये तो 0 है, ये मुझे मालूम है कि नहीं? चेंज इन एंथैल्पी आइडियल सॉल्यूशन को मिक्स करने पे कोई भी हीट का आदान प्रदान नहीं होता, ये मुझे मालूम है, सही है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, फंडा जरा समझ के ये बताना कि एंट्रोपी या डेल्टा एस यानी कि रैंडमनेस यानी कि एंट्रोपी गारंटीड है कि जब 2 चीजों को मिक्स करूंगा तो एंट्रोपी बदलेगी, हाँ कि ना? और जब एंट्रोपी बदलेगी तो ये पूरे वैल्यू का भी कुछ तो एक वैल्यू होगा, ये 0 तो नहीं हो सकता, कुछ तो एक वैल्यू होगी। तो डेल्टा जी इसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये तो 0 है ना, तो डेल्टा जी इसके बराबर हो जाएगी, तो इसलिए डेल्टा जी विल नेवर बी इक्वल टू 0। तो इसलिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि भाई डेल्टा जी 0 बोल रहा है वो गलत है, डेल्टा जी कैन नेवर बी इक्वल टू 0। क्या बात क्लियर हुई? यस, ओके। अगला सवाल क्या बोलता है देखो, अ गैस सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड वुड मोस्ट लाइकली बी ओबे टू ओबे द आइडियल गैस लॉ एट। अच्छा, वैसे ये इस चैप्टर में नहीं आना चाहिए ना ये क्वेश्चन, सॉल्यूशंस में क्या कर रहा है ये चैप्टर, तो आपके उसमें आना चाहिए, स्टेट्स ऑफ मैटर नाम का जो चैप्टर है ना, उसमें आना चाहिए, है कि नहीं? अच्छा ये बताओ पहले कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बच्चों,
वो रियल गैस है कि आइडियल गैस है, ये बताओ पहले। कार्बन मोनोऑक्साइड को मैं कैसे कैसे क्लासिफाई करूंगा? आइडियल गैस तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। आइडियल गैस डज नॉट एग्जिस्ट, है ना? कोई भी चीज आइडियल एग्जिस्ट करती है क्या? तुम लोग आइडियल स्टूडेंट हो क्या? तुमको हम बोलते हैं 4 क्वेश्चन करो तो तुम 2 क्वेश्चन करते हो, है कि नहीं? आइडियल स्टूडेंट तो नहीं हो ना, कोई भी आइडियल होता है। हम खुद आइडियल टीचर नहीं, तो आइडियल स्टूडेंट कैसे हो सकते हो, है कि नहीं? तो सवाल ये है कि भाई आइडियल चीज तो एग्जिस्ट नहीं करती लाइफ में। क्या एग्जिस्ट करता है? रियल चीजें एग्जिस्ट करती है ना? लेकिन रियल चीजें कभी कभी आइडियल की तरह बिहेव करती है क्या? हाँ, जैसे एग्जाम आने के टाइम पे तुम आइडियल स्टूडेंट हो जाते हो, फोन छोड़ देते हो, बहुत पढ़ाई करते हो, है ना? तो वैसे ही रियल गैसेस एग्जिबिट आइडियल बिहेवियर, लेकिन कब? अब ये मत बोलना एग्जाम आने के टाइम पे, ठीक है? उनका एक फिक्स्ड क्राइटेरिया होता है। रियल गैसेस आइडियल गैसेस की तरह कब बिहेव करेगी, है ना? रियल गैसेस आइडियल गैसेस की तरह तब बिहेव करेगी बच्चों जब उनका हाई टेम्परेचर होगा और लो प्रेशर होगा। समझे क्या? क्या होगा? हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। समझ गए क्या? ठीक है, ये डायरेक्ट फैक्चुअल अगेन दिस इज, और एक्चुअली तो इस चैप्टर में आना भी नहीं चाहिए, बट ठीक है, यहाँ पे आ गया क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं, क्या है। अच्छा, ये वापस रिपीट हुआ, बताओ फटाफट। अभी आंसर बता दिया था, ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया, ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया, ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया है, ऑप्शन बॉम्बे। अभी बताया कि भाई एंट्रोपी हमेशा बदलेगी। अगर एंट्रोपी नहीं पता तो लिख लेना, एंट्रोपी, एस का मतलब क्या है? एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस या फिर केओस। क्या होता है? रैंडमनेस और फिर बेसिकली डिसऑर्डर। केओस से अच्छा वर्ड क्या लिखेंगे? डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, इसको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में और ज्यादा डिटेल में समझ लेंगे। ओके, पीए और पीबी वेपर प्रेशर है, प्योर लिक्विड कंपोनेंट ए और बी के। एक आइडियल बाइनरी, बाइनरी मतलब जिसके 2 कंपोनेंट होते हैं, है ना? बाइनरी सॉल्यूशन है। अगर ये जीटा, मैंने बार बार ये कहा है, हम लोग एक्स लिखते हैं बट आइडियली क्या होना चाहिए? जीटा। तो जीटा ए और जीटा बी ऐसा होता है। तो इफ जीटा ए रिप्रेजेंट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, द टोटल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट विल ऑफ द सॉल्यूशन विल बी। मुझे बताओ, इफ एक्स ए दिया हुआ है आपको, है ना? तो एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है बच्चों? 1। एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है हमेशा? 1। तो एक्स ए आपको दिया हुआ है, तो मुझे बताइए एक्स बी की वैल्यू क्या है? इज 1 माइनस एक्स ए, है ना? टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? मैंने 1000 बार ये अभी ऑलरेडी लिख दिया, पहले भी बताया हुआ। क्या बोला? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ए प्लस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बी। व्हाट इज प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ए अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ? ओरिजिनल इंटू इट्स मोल फ्रैक्शन। फिर यहां पर प्रेशर बी, ओरिजिनल इंटू इट्स मोल फ्रैक्शन। बस एक्स बी की जगह पे रिप्लेस करिए फटाफट। पी नॉट बी इंटू 1 माइनस एक्स ए, ब्रैकेट ओपन करो, आंसर आ गया। पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए, है ना? अब एक्स ए को कॉमन ले लो इन 2 टर्म्स में से। एक्स ए को कॉमन ले लो इन 2 टर्म्स में से, तो पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट प्लस पी बी नॉट, है ऐसा ऑप्शन? अब वो लोग ने आपको क्वेश्चन में ये बोला है कि नॉट नॉट नहीं गिनने का। वो लोग ने ये बोला ना, क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन को उन लोगों ने, वो स्मार्ट लोग हैं ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए ये बोला कि नॉट नहीं बोलने का। वो लोग ने बोला ओरिजिनल को ही पी बोलो। क्वेश्चन को पढ़ो, वो बोल रहा है ओरिजिनल को ही पी बोलो। इफ पी एंड पी बी आर प्योर, समझा? कंफ्यूज करने के लिए दिया है। पी ए नॉट और पी बी नॉट नहीं, पी ए और पी बी आर प्योर, तो ठीक है ना? मैं पी ए फाइनल बोल देता हूं, पी बी फाइनल बोल देता हूं, उसमें क्या है? बस
ओरिजिनल को मैंने नॉट की जगह पी ए ले लिया, आंसर आ गया ना, एक्स ए इंटू पी ए माइनस पी बी प्लस पी बी, ऐसा है ऑप्शन एक्स ए इंटू, मतलब ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। चेक करो, सब एक जैसा ही लगता है इसमें, ध्यान से देखना, जरा रीड करना अच्छे से। सब ऑप्शन देख के ऐसा लगेगा, ऊपर ऊपर से देखोगे तो लगेगा सब एक ही तो है, ध्यान से पढ़ना। पी बी प्लस एक्स ए इंटू पी ए माइनस पी बी, यहाँ पे पी ए है तो ये रॉन्ग, यहाँ पे पी ए है तो ये रॉन्ग, यहाँ पर पी बी माइनस ए है तो ये रॉन्ग। समझा ध्यान से, समझ में आया? हाँ जी, यहाँ पे अभी इसको खत्म करें आज के लिए।